ओके ओके, सो एवरीवन, दिस इज अक्षय हियर एंड तुरंत से आज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यार। मन बिल्कुल भी नहीं है लेकिन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है एंड देन वी कैन सी कि इसका कोड, सूडो कोड, ऑप्टिमल इंट्यूशन क्या होगा एंड देन विल प्रोसीड अहेड विद द सोल्यूशन। तो तुरंत से टैब स्क्रीन पे आते हैं एंड लेट अस हाईलाइट द पार्ट्स विच आर इंपॉर्टेंट टू अस टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहला पार्ट है कि हमारे पास एक बाइनरी ट्री दे रखा है। उससे ही पहले क्वेश्चन का नाम है डिस्ट्रीब्यूट कैंडीज। तो हमें चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करना है यार बच्चों में, नहीं इस बार बच्चों में नहीं करना है, बाइनरी ट्रीज में करना है, राइट। तो कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ कैंडीज अक्रॉस ऑल नोट्स इज एन, ठीक है। इन वन मूव यू कैन सेलेक्ट टू एडजेसेंट नोट, ठीक है, दो बच्चों को सेलेक्ट कर सकते हैं इस बाइनरी ट्री में एंड कैन ट्रांसफर ओनली वन कैंडी टू वन नोट। तो ये इंपॉर्टेंट बात है यार, सिर्फ सेलेक्ट करने के बाद ही प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद सिर्फ एक ही कैंडी दे सकते हो। अगर आप तीन हैं तो बगल वाले को एक ही दे सकते हो, है ना, तीन नहीं दे सकते। कैन ऑकर बिटवीन अ पेरेंट एंड अ चाइल्ड एंड ईदर डायरेक्शन। अच्छा, मतलब पेरेंट अपने चाइल्ड को भी दे सकता है और या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है, ठीक है। The task to determine the minimum number of moves required to ensure that every node in the tree has exactly one candy, ठीक है, ये हमें करना है। The test cases are framed such way that it's possible to achieve a configuration in which every node, ठीक है। ये पता नहीं क्यों लिखा है इन्होंने, आई थिंक ये इंपॉर्टेंट रहा होगा तभी ये हमने दिया इन्होंने। अगर जो कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल नहीं है वहाँ पे भी क्वेश्चन था शायद, फिर ये सुपर हार्ड क्वेश्चन बन जाता मे बी। ये जो नोट है ना, ये नोट हमेशा ट्रिकी पार्ट प्ले करता है। इतने बड़े टेस्ट केस के लिए सॉल्व नहीं करेंगे यार, कोई छोटा टेस्ट केस उठा लेते हैं इसी, या कोई सब ट्री वगैरह देख लेते हैं। तो पहले में तो ठीक है 500 है एंड ठीक है, दूसरा टेस्ट केस सही लग रहा है। एक काम करते हैं, एक ये वाला ट्री उठा लेते हैं और दूसरे टेस्ट केस से ये वाला ट्री उठा लेते हैं, राइट। ठीक है, यही करते हैं। तो लेट्स से हमारे पास 3 0 एंड 0 दे रखा है। तो इसका होना क्या चाहिए, राइट, कि एक कैंडी ये इसको दे दे, वन मूव, और ये वन बन जाए, और दूसरा कैंडी ये इसको दे दे और यहाँ पे वन बन जाए, और क्योंकि 3 ने 2 कैंडी दिया तो खुद भी वन हो जाता, राइट। तो ये एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें सारे ही हमारे पास, सारे नोट्स के पास वन वन वैल्यू आ गया। अगर आपके पास होता है लेट्स से 5 0 एंड 0, राइट, तो अगर आप इनको दे भी देते और वन वन बना देते तब भी 5 के पास 3 कैंडी बचता, राइट। तो ये एक वायबल टेस्ट केस ही नहीं है, राइट। क्वेश्चन ने बोला है कि आपको कॉन्फ़िगरेशंस दिए जाएंगे जहाँ पे पॉसिबल आंसर बनेगा, राइट। तो ये गलत हो गया, ठीक है, ठीक है। और दूसरा टेस्ट केस ये ले लेते हैं जहाँ पे 3 है, दिस इज़ ओ एंड दिस इज़ ओ, राइट। तो ये सबसे पहले क्या करेगा, ये अपने पेरेंट को दे सकता है फिर चाइल्ड को, तो इसने इसको दिया 1 और ये खुद हो गया 2, राइट। फिर ये 1 लेट्स से यहाँ आ जाता है एंड और ये 0 बन जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो अभी करंट ट्री है वो कुछ इस तरीके से 0 2 एंड 1। कितने मूव्स यूज़ कर लिए हमने, एक मूव यहाँ यूज़ कर लिया, 2 मूव अभी हो चुका है, ये 2 एक बार वापस इसको देगा 1 बन जाएगा, और ये थर्ड मूव हो जाएगा और ये 1 बन जाएगा। तो टोटल 3 मूव्स यहाँ पे लगेंगे और यहाँ पे 2 मूव लगेगा, राइट। तो अब देखो यार, हमें यहाँ पे डेफिनेटली रिकर्जन तो लगाना ही पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा भैया, इसलिए लगाना पड़ेगा, देखो जब भी ट्री का क्वेश्चन आता है बच्चों तो BFS DFS से ही सॉल्व होगा, और ऐसा कुछ 30 मार्क वाला टेक्निक है नहीं। तो कैसे पता चला आपको कि DFS ही लगाना है, तो कुछ नहीं करना है, उसके 360 DSA 360 का लिंक है, उसको सॉल्व कर लो, आपको खुद ही चमकने लग जाएगा ये बात, ठीक है। करेंगे कैसे इसको, टेस्ट केसेस का ड्राइन करेंगे, देखते हैं क्या बेस केस बन के आता है। 2 ही कन्वेंशन लिखना होता है, लेफ्ट और राइट का रिकर्जन करना होता है, बेस केस लिखना होता है, लास्ट में कुछ रिटर्न वैल्यू होता है तो वो लिखना होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं यार क्या होता है। पहले इस केस के लिए देख लेते हैं, ये 3 है, ये 0 है और ये 0 है लेट्स से। तो लेट अस अज्यूम कि हम लेफ़्ट रिकर्जन पहले लिखते हैं, तो हम यहाँ से यहाँ गए, राइट। फिर हम इधर से, इसका जो चिल्ड्रन है वो नल एंड नल है, राइट। तो बेस केस मेरे को दिख रहा है पहले 0 से हम यहाँ गए, देखो अब इसके पास ये जो नोड है जिसके पास 0 वैल्यू, इसके कोई बच्चे नहीं है यहाँ पे, ये नल हिट होता है। तो अगर एडजेसेंट नोड नल है मतलब उसको चॉकलेट चाहिए ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है वहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, अगर नल हिट हुआ है तो इसको कोई भी चॉकलेट नहीं चाहिए, तो मतलब 0 चॉकलेट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि फ्रूट इज इक्वल्स टू नल, देन वी रिटर्न 0, ठीक है। ये पेरेंट कॉल पे अपने वापस आया, उसके बाद राइट कॉल ख़त्म होगा, यहाँ पे जाएगा नल, इसको बोला हमें भी नहीं चाहिए भाई, यहाँ बच्चा ही नहीं है मेरा, एडजेसेंट नोड ही नहीं है, तो एक वापस जाएगा बोलेगा 0। अब देखो, अब यहाँ पे मेरे को एक चीज़ दिख रही है, ये खुद 0 था लेकिन इसको एक नोड तो चाहिए, राइट। ये कहाँ से लेगा, इसके एडजेसेंट जो है वहाँ से लेगा। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये 3 इसको एक दे, अब हम ऊपर से तो नीचे जा नहीं रहे, हम बॉटम अप जा रहे हैं, तो मैं क्या बोलूँगा
3 को अगर एक देगा तो खुद 2 बन जाएगा। तो मैं यहाँ से बोलूँगा कि भाई क्योंकि मैं टॉप बॉटम से ऊपर जा रहा हूँ तो मैं बोलूँगा कि जितना मेरे को रिक्वायरमेंट है पहले तो वो मेरे को बताओ, उतना वैल्यू मैं ऊपर रिटर्न करूँगा बताने के लिए कि भैया इतना हमको चाहिए था नोड, बाकी तुम देख लो तुम्हारे पास है कि नहीं है। तो अब देखो इसके चिल्ड्रन को तो 0 0 चाहिए था, बट ऐसा हमेशा केस हो नहीं सकता है, राइट। अगर सोचो अगर आगे और ट्री होता, यहाँ पे कुछ और नोड्स होते हैं जिनको चाहिए होता नोड, लेट्स से एक्स चाहिए होता, यहाँ से वाई चाहिए होता, तो इसको हमने कहाँ स्टोर कर रखा था, एल और राइट के रिकर्सिव कॉल में। टोटल वैल्यूज़ क्या रिटर्न होना चाहिए यहाँ पे, एल से जो वैल्यू आया है और वाई और राइट से जो वैल्यू आया है और खुद को इसको एक चाहिए वो रिटर्न होना चाहिए, राइट। तो इसीलिए जो लेफ़्ट कॉल लगेंगे ना वहाँ पे एक इंटीजर में स्टोर करेंगे उसको, इंट लेफ्ट इज इक्वल्स नथिंग बट लिख ही देता हूँ मैं DFS ऑफ रूट डॉट लेफ्ट, ठीक है। राइट कॉल के लिए लिख देंगे DFS ऑफ रूट डॉट राइट, ठीक है। रिटर्न क्या करूँगा मैं, दोनों साइड से प्लस मेरे को भी एक नोड चाहिए, तो वो बोलूँगा रिटर्न करो सबसे पहले तो रूट डॉट डेटा, ठीक है। या फिर मैं बोलूँगा L प्लस R और -1। ये क्यों लिखा है यार भैया, देखो लेफ्ट हैंड साइड से हमें पता चल जाएगा इसको बैलेंस करने के लिए कितना नोड चाहिए, राइट हैंड साइड से पता चल जाएगा इसको बैलेंस करने के लिए कितना नोड चाहिए। खुद को भी एक 1 चाहिए था तो मैंने बोला -1 एक मैं भी तो रखूँगा, तभी तो मैं बोलूँगा कि बैलेंस डू। लेकिन एक केस यहाँ पे और है यार, ये खुद तो 0 था लेकिन अज्यूम कि यहाँ कोई वैल्यूज़ हुई होती 7 लेट्स से, राइट। तो इसके पास एक्सेस नोड हो जाता है यार, तो वो एक्सेस नोड को ऊपर भेजना पड़ता पेरेंट को कि भाई मेरे पास एक्सेस नोड है, तो वो अपने बाकी के ट्री में डिस्ट्रीब्यूट करके देखो हो पाता है कि नहीं काम, क्योंकि मैं तो 1 ही रख सकता हूँ, क्वेश्चन ने यही बोला है। तो मैं बोलूँगा एक्सेस नोड भी रिटर्न करूँगा अपने पास, रूट डॉट डेटा प्लस R प्लस L -1, ये होगा यहाँ का रिटर्न। तो भैया आंसर कहाँ से मिलेगा हमें, हम रिटर्न तो करते जा रहे हैं, चलो ठीक है रिटर्न कर देते हैं। तो 0 0 0 ये -1 रिटर्न हो जाएगा बोल के कि भाई हमें एक नोड चाहिए इस पूरे ट्री को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। अब तुम देखो तुम क्या कर सकते हो। तो रिकर्शन कॉल ख़त्म करते हैं, थोड़ा मेसी हो गया डायग्राम, बट यार आप पेन पेपर लेके चल रहे हो तो समझ में आ जाएगा। -1 हुआ, राइट कॉल ख़त्म होगा यहाँ से और ये देखिएगा 0 है और बोलेगा फिर 0 से लेफ़्ट कॉल जाएगा, बोलेगा अच्छा मेरे पास तो एडजेसेंट नोड ही नहीं है, चॉकलेट देने की ज़रूरत नहीं है, तो रिटर्न होगा 0। यहाँ से कॉल रिटर्न होगा 0, टोटल वैल्यू रिटर्न हो जाएगी L प्लस R -1। खुद 0 था, राइट, तो उसको भी एक चाहिए, तो -1 रिटर्न होगा यहाँ से। और अब क्या होगा, अब अगर इसके ऊपर कोई नोड रहा होता लेट्स से, तो उसको मैं क्या रिटर्न करता, द गिवन रूट दैट इज़ 3 और -3 प्लस L प्लस R, सो -1 एंड -1 एक खुद को भी चाहिए, राइट। तो यहाँ से 0 रिटर्न होता कि अगर कोई ऊपर ट्री होता तो। बट ये तो हमने देख लिया कि पेरेंट को क्या रिटर्न करना है, बट हमने ये कहाँ ट्रैक किया कि हमें नंबर ऑफ मूव्स लगे कितने। उसके लिए अपन क्या करेंगे कि ये देखो यहाँ पे इसको कोई कुछ देना नहीं था अपने चिल्ड्रन को, तो नंबर ऑफ मूव्स 0 ही थे, बट हुआ कैसे, यहाँ पे आते इस कॉल पे आते हैं, हमें समझ में आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि एक ग्लोबल आंसर वेरिएबल बनाते हैं इस चीज़ को ट्रैक करने के लिए। ग्लोबल ही क्यों बनाना है, एज अ पैरामीटर क्यों नहीं पास कर सकते हो, कर सकते हो तुम्हारी इच्छा, लेकिन जब मेरे को हर एक नोड के लिए कुछ ट्रैक करना होता है तो मैं ग्लोबल प्रेफर करता हूँ बनाना। तो मैं अभी आंसर को 0 से डिफाइन कर देता हूँ और यहाँ पे एक चीज़ लिखते चलेंगे कि हर एक नोड के लिए चाहिए मेरे को, तो मैं यहाँ बोलूँगा कि जो वैल्यू तुमने भी रिटर्न किया है L और R से, उतने ही मूव्स मेरे को चाहिए होंगे सही करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। तो क्या मैं कह सकता हूँ L प्लस R, तो अब देखो यार कैसे होगा, यहाँ से इस 0 पे L प्लस R की वैल्यू क्या हो गई, 0 प्लस 0, तो पहले हमारा आंसर था 0, वो अपडेट होकर हो गया वापस 0, ठीक है। जब भी पेरेंट कॉल इसने इसको बैक दिया तो हुआ -1, 3 पे आया, यहाँ पे आया, फिर यहाँ से वापस से 0 0 हुआ, आंसर फिर से अपडेट होकर 0 हुआ इस कॉल की वजह से। अब जब बात 3 पे आएगी तो वो कहेगा कि यार लेफ़्ट से तो -1 आ रहा है, राइट से भी -1 आ रहा है, तो मैं क्या करूँ यार। देखो -1 तो कहने के लिए है, बट ये एक्चुअली नंबर ऑफ मूव्स भी डिफाइन कर रहा है, लेकिन नंबर ऑफ मूव्स तो सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है। तो मैं क्या बोलूँगा कि ABS ऑफ L प्लस ABS ऑफ R ले लो, तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है।
इस चीज़ को समझने के लिए ना एक और ड्राई रन देखते हैं दूसरे टेस्ट केस के लिए, बातें चीज़ें क्लियर होते जाएगी। तो ये हमारा रहा 3, ये हमारा रहा 0, ये हमारा रहा 0, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा बड़ा बनाता हूँ क्योंकि एरोज़ बहुत सारे बन जाते हैं, 0 3 एंड 0। रिकर्शन कॉल शुरू करते हैं यार। ये आया लेफ़्ट पे और नल चिल्ड्रन भी डिक्लेयर कर देते हैं इसके सबसे पहले, तो नल नल नल, ठीक है। ये इधर आया, ये इधर आएगा और बोलेगा कि भाई नल है तो 0 रिटर्न कर दो। ये इधर आया, बोलेगा नल है 0 कर दो। अब आंसर की वैल्यू 0 थी, राइट। इस पर्टिकुलर नोड पे इसके लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन को बैलेंस करने के लिए कितना का ज़रूरत पड़ रहा था, 0 + 0 का ज़रूरत पड़ रहा था। तो हम पहले इसको अपडेट कर देंगे, मतलब बेसिकली प्लस करते जाएंगे जितने भी मूव्स हमें मिले हैं, राइट। तो 0 + 0 0 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं यार। अब इसके पास आप देख पा रहे हो कि एक्सेसिव नोड्स है ये, तो ये क्या बोलेगा ऊपर जाके अपने पेरेंट को कि भाई मेरे पास एक्स्ट्रा नोड है, लेकिन एक मैं खुद के लिए रखूँगा। तो मैं रिटर्न करूँगा 3 + 0 + 0 -1, मतलब मैं 2 रिटर्न करूँगा कि 2 एक्स्ट्रा नोड है। तुम देख लो कि ये वाली ट्री को बैलेंस करने के लिए तुमको चाहिए पड़ता है कि नहीं पड़ता है, राइट। अगर इसने 2 नोड्स रिटर्न किया है तो 2 मूव भी लगेंगे यार। कैसे, देख लेते हैं कैसे लगेंगे। तुम सोच रहे हो कि कैसे लगेंगे भाई, कैसे पता चल रहा है तुमको? क्योंकि नोट में लिखा हुआ था कि हम ऐसा ही आपको चीज़ देंगे कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा नोट बचता है तो वो कहीं ना कहीं जाके मैप होगा। तो हमने बस वो इतना ही ट्रैक करना था और जो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो आ जाओ, इधर से 2 रिटर्न हुआ। अब देखते हैं, तो इस नोड पे कॉल वापस आया, ये जाएगा अपने राइट में, ये जाएगा लेफ़्ट, बोलेगा नल है 0 रिटर्न कर दो, बोलेगा नल है 0 रिटर्न कर दो। अब इसको करने के लिए, बैलेंस करने के लिए लेफ़्ट और राइट ने बोला था दोनों 0, तो हम अगेन से एक प्लस 0 कर देंगे। अब वापस से कॉल आया इस बात पे, और ये रिटर्न क्या करेगा यार, ये खुद रिटर्न करेगा एक -1, क्योंकि इसको खुद को चाहिए था एक। अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि इसको बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ से आ रहा है और 1 यहाँ से आ रहा है, तो हमें 3 देने पड़ेंगे। मतलब टोटल नंबर ऑफ मूव्स जो है वो हमारा 3 होगा, राइट। EBS वैल्यूज़ लेंगे। देखो, इसको 1 तो चाहिए ही था, इस पर्टिकुलर को 1, तो कोई एक नोड इसका एडजेसेंट में होगा जो इसको देगा एक 1, राइट। और क्योंकि ये -1 है तो नंबर ऑफ मूव्स नेगेटिव नहीं हो सकते यार, वो +1 ही लेना पड़ेगा। अगेन तुम सोच रहे होगे यार कि कौन दे रहा है इसको -1, कैसे दे रहा है -1? तो देखो, हमने तुमको उसको अलग अलग से आपको मैनुअल ड्राइंग करके दिखाया था यहाँ पे ये वाला चीज़। आप बोलोगे कि ये चीज़ भैया कोड में कैसे हो रहा है? वो हो रहा है भाई। नोट के पॉइंट को वापस से पढ़ो, उसमें क्या लिखा है कि हम ऐसा कोई कन्फिगरेशन देंगे नहीं आपको जो नहीं हो रहा है। तो आप माइनस वैल्यूज़ रिटर्न ही क्यों कर रहे हो? माइनस वैल्यू इसलिए रिटर्न कर रहे हैं ताकि हम ट्रैक कर सके कि जब हम बॉटम अप रिकर्जन लगा रहे हैं तो पेरेंट को, जब अपने पेरेंट कॉल पर जाएगा तो वो कितना उसके पास बफर वैल्यू को अपने नेक्स्ट पेरेंट को रिटर्न कर सके। बस इतनी सी बात थी। तो try to pause this video here and try to go this approach by yourself. एक बात और बता दूँ यार, ये क्वेश्चन करने में मेरे को भी थोड़ा सा टाइम लगा, खुद को समझने में भी। एंड ये क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ यार कि ऐसा मेरे को नहीं लगता ऐसा किसी के साथ भी होता है कि उसको कोई क्वेश्चन दे दिया और फटाक से कर दिया क्वेश्चन। ऐसा नहीं होता है। बहुत सारा समय हम सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का इस पे जाता है कोड को सिर्फ देखने में ही, क्योंकि कंपनी के एग्जिस्टिंग कोड पता नहीं कितने साल से लिखे रहते हैं, उसको देखना पड़ता है, फिर अपना कोड उसमें डालना पड़ता है, राइट। तो मैं तो इसी चीज़ पे एम्फेसिस करता हूँ यार कि अगर आप खुद से लेट से नहीं कर पाते हो, लेकिन अगर कोड देख के समझ पा रहे हो खुद से बिना समझाए किसी के, तो ये स्किल भी आपको आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करियर में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो क्या करें अपन, टैब स्क्रीन को हटाते हैं, जावा कोड लिखते हैं। मैंने ऑलरेडी पूरा कोड दे रखा है तो लाइव कोडिंग नहीं करेंगे यार। ये रहा इसका कोड, बस एक छोटा सा वॉक थ्रू दे देता हूँ आपको। तो देखो, तुम्हें क्या बताया था मैंने, एक आंसर वेरिएबल रखेंगे, ग्लोबली डिफाइन किया है, अंदर इनिशियलाइज कर दिया, DFS ऑफ रूट कॉल कर दिया। 4 चीज़ें हो रही थी यहाँ पे, बेस केस, लेफ्ट और राइट को कॉल किया। इंट में क्यों स्टोर किया तुम्हें बताया था, क्योंकि हमें उसको यूज़ करना है आंसर को ट्रैक करने में। लेफ्ट और राइट से कितने चीज़ें आ रही हैं, बेसिकली द नंबर ऑफ मूव्स, एंड क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता हमने EBS वैल्यूज़ ली। एट लास्ट वी विल बी रिटर्निंग द रिमेनिंग नोड्स / रिक्वायर्ड नोड्स टू पेरेंट टू बैलेंस द करंट नोड, ठीक है। इसको सबमिट करेंगे। टाइम एंड स्पेस क्या होगा यार, खुद ही बता दो देख के कोड को। सारे नोड्स को एक बार विजिट कर रहे हो तो O(n). स्पेस क्या होगा, रिकर्सिव स्टैक स्पेस लगेगा। रिकर्सिव स्टैक स्पेस में वर्स्ट केस एक स्क्यूड ट्री मिल जाए हमें, तो नंबर ऑफ नोड्स सारे हमें उस स्टैक स्पेस में डालने पड़ेंगे। तो O(height of tree अपना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया।
इसी चीज़ को तुम C++ में भी लिख सकते हो, उसका रेफरेंस भी देख लेते हैं एक बार। ये इसका C++ का रेफरेंस हुआ यार। 15 मिनट हो गया है, मेरा मूड भी हो चुका है ख़त्म ये सब वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं कल के वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय एंड टेक केयर। अपने करियर में अच्छा करते रहो, मज़े करो।